नमस्कार दोस्तों, विजय लक्ष्मी क्लासेस से मैं हेमंत कश्यप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर। इससे पहले हमने बल एवं गति की और उससे पहले गति वाले दो और लेसन्स दे चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा चैप्टर है, ठीक है। उसमें हमने थ्योरिकल पॉइंट के अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी कराए हैं। इसके साथ भी हम वही करने वाले हैं। पहले इसका थ्योरी जितने भी पॉइंट है समझने वाली वो समझ लेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में वो हम करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिसे ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब देखिए, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं मतलब ये समझ लो कि एक ग्रह दूसरे ग्रह को या किसी तारे को, या फिर अगर छोटे रूप में देखें तो पृथ्वी में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, वो पृथ्वी को या फिर पृथ्वी सारी वस्तुओं को, सब जितने भी तत्व हैं ब्रह्मांड में, वो सब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब इस गुरुत्वाकर्षण मतलब आकर्षण करने के बीच में दोनों के बीच में बल भी लगता है, जिसके कारण कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तरफ खिंचती चली जाती है। उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो आप क्या हैं, कहीं पृथ्वी पे स्थिर हैं, ठीक है। आप ऊपर की ओर एक बॉल उछालते हैं तो बॉल वापस ज़मीन पे आके गिरती है, ये तो आपको सबको पता ही है। तो वो क्यों गिरती है पृथ्वी पे? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। समझ में आ गया? वो पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे गिरती है। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। अब इसमें उन्होंने दो नियम दिया था। एक दिया था गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के समानुपाती होते हैं। दो द्रव्यमान मतलब कोई भी दो पिंड होगा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। कौन सा? ये गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम। और गुरुत्वाकर्षण का दूसरा नियम क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्यान से समझिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियम पहला बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो हम ये देखते हैं, एक पृथ्वी है और एक क्या है? ये चंद्रमा है मान लो, ठीक है। ये एक पृथ्वी है और ये एक चंद्रमा है। तो आपने देखा ही होगा पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा चक्कर लगाती है, वो भी किसमें? वृत्ताकार पथ में। तो भाई चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर क्यों लगाती है? चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ही लगाती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है और चंद्रमा का द्रव्यमान कम है। समझ में आ गया? इसी तरह एक और उदाहरण से समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य है तो सूर्य के चक्कर कौन लगाते हैं? जितने भी सारे हमारे ग्रह हैं, जैसे कि पृथ्वी और भी जितने भी ग्रह हैं, वो क्या करते हैं? फिर वो हमारे ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चक्कर सारे ग्रह क्यों लगाते हैं? क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान अन्य जो ग्रह है ना उनसे सबसे ज़्यादा है। समझ में आ गया? सूर्य का द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो द्रव्यमान है ना उसके हिसाब से आकर्षण बल निर्धारित होता है। कुछ हद तक द्रव्यमान के साथ ही क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का बल डिपेंडेंट होता है। अब जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे कि सूर्य के चक्कर चारों ग्रह लगाते हैं, हम जैसे कुछ चीज़ वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पे आके गिरती है, क्योंकि हर एक वस्तु का अपना खुद का द्रव्यमान होता है। उसी द्रव्यमान के कारण ही उसमें क्या उत्पन्न होता है? गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण वस्तु उसकी ओर खींचा चला आता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, हमने क्या बोला कि दो पिंड जिनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये दोनों गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लो आप क्या करते हैं कि एक हम ले लेते हैं ये पृथ्वी, ठीक है, और एक ले लेते हैं मान लो हम ये चंद्रमा, ठीक। अब भाई पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान, इन दोनों के द्रव्यमान के कारण ही क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होगा। इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होने के कारण ही कोई ना कोई एक वस्तु किसी एक की तरफ
खींची चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा ना उसकी तरफ वस्तु ज़्यादा त्वरण करेगी। इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, चूँकि ये भी इसमें क्या है, पृथ्वी भी उतना ही बल किस पे लगाएगी, चंद्रमा पे लगाएगी, और चंद्रमा भी उतना ही बल किस में लगाएगी, पृथ्वी पे लगाएगी। किसमें, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने में। समझ में आ गया। लेकिन पृथ्वी चंद्रमा की ओर नहीं खिंचाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, किससे, चंद्रमा से, और चंद्रमा पृथ्वी की ओर खिंचाएगी क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। लेकिन उतना भी नहीं खिंचाएगी कि ये जाके सीधा पृथ्वी से चिपक जाए। ये क्या करेगी, जिस बल के कारण पृथ्वी की तरफ खींची चली जाएगी ना, उसमें ये वृत्ताकार पथ बना के पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहेगी। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि उनके बीच के द्रव्यमान के गुणनफल के हिसाब से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। अब मान लो हम पृथ्वी और सूर्य की बात करेंगे तो इन दोनों का द्रव्यमान चंद्रमा की अपेक्षा तो ज़्यादा होगा ना, तो इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा, बड़ा होगा। किसके आधार पे, गुरुत्वाकर्षण के पहले नियम के आधार पे। उसी के साथ हम ये समझ सकते हैं जैसे कि उनके बीच की दूरी, मान लो पृथ्वी और किसी अन्य ग्रह के बीच दूरी, जैसे हम मान लो कि शुक्र ग्रह ले लेते हैं, शुक्र और पृथ्वी के बीच की दूरी मान लो कम है, तो इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होगा। और अगर पृथ्वी और किसी ग्रह के बीच की दूरी अगर अधिक होगी ना, तो उन दोनों के गुरुत्वाकर्षण का बल का मान भी कम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि दूरी बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी क्या होता है, घटते जाता है, और दूरी घटने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के बल का मान क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। हम ये समझ सकते हैं कि दोनों में एक दूसरे के विपरीत संबंध होता है। तो पहले में क्या संबंध होता है, एक दूसरे के समान, और दूसरे में विपरीत। यही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखिए यहाँ पे एक समानुपाती, एक द्रव्यमान और दूसरे द्रव्यमान, ठीक है। अब ये समानुपाती के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि समानुपाती में ये दोनों अनुपातिक रूप में हैं, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन भाई इसमें तो हम फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे ना कि f का मान कितना आएगा। तो f का मान निकालने के लिए हमको समानुपाती चिन्ह हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्थिरांक यूज करते हैं, ठीक है। स्थिरांक को हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं। तो कैपिटल जी जब लग जाता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, स्थिर वैल्यू होती है। तो स्थिर वैल्यू लगा देने के बाद हम ये जो समानुपाती चिन्ह है उसको हटा के क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब ये इससे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बना सकते हैं, F समानुपाती m/m/r², ठीक है। अब ये समानुपाती चिन्ह हटा के हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर कैपिटल G मतलब कि स्थिरांक, और दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल बटा r², मतलब उनके बीच की दूरी का वर्ग। इसे आप कैसे भी करके याद करिए, क्योंकि ये सारे वैल्यूज़ हमारे एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। इसके अलावा और भी 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछने वाली हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम, चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर। जी जो स्थिरांक हमने यूज़ किया था उसका मान होगा 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर का वर्ग पर किलोग्राम का वर्ग। ये वैल्यूज़ आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछते हैं, इनको सबको आप याद करके रखिएगा। आइए देखिए, मुक्त पतन यानी फ्री फॉल, ये क्या होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है ना, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है, ये सब तो आपको पता होगा। जब वो नीचे गिरती रहती है तब वो केवल और केवल एक ही दिशा में गिरेगी। समझ में आ गया। जैसे कि मान लो वो ये ऐसे गिरेगी, तो वो इसी दिशा में आगे बढ़ के गिरेगी, ना कि साइड में। समझ में आ गया। इस तरह से वो नहीं गिरेगी, वो सीधे ही नीचे ज़मीन पे गिरेगी। इसके अलावा और क्या होगा इसमें जैसे प्रारंभिक अवस्था से नीचे की अवस्था में जैसे ही आगे बढ़ेगी ना, तो उसके त्वरण में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। समझ में आ गया। ये एक ही दिशा में गिरेगी और उसके त्वरण में क्या होगी, वृद्धि होगी। बस मुक्त पतन में यही 2 चीज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक तो ये एक ही दिशा में गिरेगी और दूसरा इसके त्वरण में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अब ये देखिए आप, हमने वहाँ पहले चैप्टर में गति के सूत्र याद किए थे, उसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण का सूत्र भी रहेगा। जैसे v = u +
8t की जगह यहाँ का क्या आ जाएगा, gt आ जाएगा। बस a की जगह हर स्थान पे g लग जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होगा, g, और s की जगह क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। h मतलब हाइट, इसमें भी आप हाइट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो गति का सूत्र अगर आपको याद है तो g की जगह क्या, a की जगह क्या यूज़ करेंगे आप, g यूज़ कर लेंगे। समझ में आ गया। तो ये सूत्र आप याद करिए या फिर गति का वो सूत्र याद करिए, दोनों सेम ही है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हल करेंगे ना तो ये सब सूत्र यूज़ होने वाले हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, गुरुत्वाकर्षण में जब न्यूमेरिकल हल करेंगे ना तो अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर जाएगी गुरुत्वीय त्वरण के खिलाफ, तब वो किस में लेना है, उसको माइनस में लेना है। समझ में आ गया। अगर कोई वस्तु नीचे आएगी तो ये गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से ही नीचे आएगी, तब इसको क्या लेंगे, हम प्लस में लेंगे। ये दो नियम आप एक और याद कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हम सेकेंड पार्ट में इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं वो लेके आएंगे आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले, जो अभी के ग्रुप डी एग्ज़ाम में आएंगे ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।